द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पॉपुलेशन स्टडीज यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन हुआ था जून 2023 में, उसके पेपर के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले टोटल 5 पार्ट्स में पहले कर चुका हूँ। आज का ये वीडियो टोटल 10 क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्विलेंस। Which of the following is not part of surveillance? Monitoring of activities, continuous security scrutiny of all aspects of occurrence of disease, systematic collection of patient morbidity and mortality data, and sending field investigation report to those responsible for prevention of disease. तो ये जो सर्विलेंस लिखा हुआ है, इस सर्विलेंस वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। आप किसी भी मार्केट एरिया में, किसी भी क्राउडेड एरिया में जब आप जाते हैं, टाउन्स या सिटी एरिया में अगर आप रहते होंगे, तो आप देखते होंगे कि कैमरा लगे हुए होते हैं और लिखा हुआ होता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। तो सर्विलेंस का मतलब क्या होगा? कंटिन्यूअस निगरानी करना। यहाँ पर फर्स्ट जो लिखा हुआ है मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज, ये मॉनिटरिंग नहीं होगा। मॉनिटरिंग सर्विलेंस में निगरानी करना होता है और मॉनिटरिंग एक अलग टर्म हो जाता है। तो अगर मॉनिटरिंग की बात करें तो ये मॉनिटरिंग नहीं होगा यहां पर। बाकी ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 3 हो जाएंगे। कंटिन्यूअस स्क्रूटनी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज, अगर डिजीज के बारे में अगर सर्विलेंस है तो डिजीज का होगा। अदरवाइज दूसरे किसी पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं तो दूसरे में भी होगा। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी डेटा, यहां पर पेशेंट के रिगार्डिंग है, हेल्थ से रिलेटेड हम देख रहे हैं तो ये होगा। एंड सेंडिंग फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो इसमें पूरे के पूरे मॉनिटरिंग नहीं होगी, बस सर्विलेंस निगरानी का रखा जाएगा, उसके हिस्ट्री के बारे में देखा जाएगा। तो ये कहलाएगा सर्विलेंस। और सर्विलेंस सिस्टम क्या होता है? इसके टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। अगर हम पब्लिक हेल्थ या हेल्थ से रिलेटेड अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है? इन्फेक्शस डिजीज, इसकी ये सर्विलेंस करता है। क्रोनिक डिजीज, इंजरी, ये 3 होगा। हेल्थ सर्विस अपटेक, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनवायरमेंटल हजार्ड। तो ये 6 पार्ट होंगे सर्विलेंस सिस्टम के। यहां पर जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है वो क्या बताता है? द कंटिन्यूअस वॉचिंग ऑफ ए पर्सन और प्लेस और एनीथिंग। तो ये जो कहलाएगा वो सर्विलेंस कहलाएगा। कंटिन्यूअस वॉचिंग मतलब कंटिन्यूअस निगरानी की जा रही है, बट मॉनिटरिंग इसमें नहीं होगा। मॉनिटरिंग का टर्म क्या हो जाता है? निगरानी के साथ साथ मॉनिटरिंग भी होना। तो ओनली यहां पर क्या है? सिर्फ मॉनिटरिंग लिखा हुआ है। तो सर्विलेंस में मॉनिटरिंग नहीं होगा। इसके अलावा जो भी कंटिन्यूअस वॉचिंग है, कंटिन्यूअस निगरानी करनी है, वो सारी चीजें इसमें आएगा। ये आपका आंसर यहां पर फर्स्ट नंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट है 52 नंबर। पर्सन ईयर लिव्स बाय पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज अप्रोक्सीमेटेड बाय। क्या है? पर्सन ईयर्स लिव्ड बाय पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री का जो पॉपुलेशन ईयर है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, ये किससे अप्रोक्सीमेट किया जाता है? आपको मालूम है कि जो पर्सन ईयर्स होता है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिटवीन एज x to x+1। तो ये पर्सन ईयर्स होगा, बट ये 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में जब हो जाएगा तो यहां पर पॉपुलेशन एट द बिगनिंग, ये बिगनिंग वाला भी होगा x, और पॉपुलेशन एट एंड ऑफ द पॉइंट, ये अगले साल के बारे में अगर देखा जाए तो x+1 होगा। बट जो मिड टाइम पूछ रहा है तो इसका मिड पॉइंट होगा। ये थर्ड नंबर ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। और नन ऑफ द एबव ये तो नहीं होगा, इसमें ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइफ टेबल का वीडियो मैंने किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने लगभग जितने भी
टाइप के बनते हैं वो सभी उसमें अरेंज करके रख दिया है। वहीं से उसके स्क्रीनशॉट को मैंने अपने वीडियो के ही फॉर्मेट से लगाया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे LX जो है नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स लिव्ड बाय LX पर्सन ड्यूरिंग द एज इंटरवल x2 x+1। मैंने पहले ही बताया कि ये जो होता है नंबर ऑफ पर्सन ईयर्स होता है ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिटवीन एज x to x+1। तो यही है LX पर्सन ड्यूरिंग द एज इंटरवल x to x+1। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, LX इज इक्वल टू LX+1 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है, ये जो कॉलम है LX, चूंकि ये जो LX कॉलम है, ये LX कॉलम नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x होता है। LX यहां LX हो जाएगा और ये LX ऑलमोस्ट ये 1 लाख से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे लाइफ टेबल आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये जो फंक्शन है LX की वैल्यू है ये कम होते चली जाती है। मतलब LX जो है टोटल पॉपुलेशन ये डिक्रीज होता रहता है। तो ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x होता है, वो ऐसे ऐसे घटने लगेगा। तो जो ये LX है, इस LX इज इक्वल टू दिस एज प्लस इसके जस्ट नेक्स्ट वाला ये, और इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया। बट अगर LX+1 निकालना है तो क्या होगा, यहां पर चूंकि DX कॉलम होता है, ये DX कॉलम है, DX है, तो इसके नीचे सपोज कि ये LX है, इसके बाद क्या आएगा LX+1 होगा। तो LX+1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये जब भी होगा तो LX+1 की वैल्यू LX से कम होगी। तो कम कैसे आएगा, इस LX से जितने पर्सन डेथ को प्राप्त हो गए थे इन दोनों का माइनस इज इक्वल टू LX+1 होगा। तो LX+1 इज इक्वल टू LX माइनस DX ये होगा। अगर हम इस LX+1 की जगह पर ये रख देते हैं तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, LX माइनस 1/2 इंटू DX ये हो जाएगा। तो LX इज इक्वल टू ये होगा। और जो लाइफ टेबल है, लाइफ टेबल के कॉलम्स टोटल 7 होते हैं। किसी किसी बुक में आपको 8 कॉलम भी मिलेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो 7 कॉलम का ये होता है, X, LX, DX, QX, कैपिटल LX, TX एंड TX। तो ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको मालूम भी होगा। और अगर इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे लाइफ टेबल का जो वीडियो मैंने किया हुआ है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप समझ सकते हैं। नाउ 53 नंबर, which of the following can show the volume of migration from one place to another place on map? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो GIS से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैप पे जो डेटा प्लॉट किए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैप पर एक्चुअली में रास्टर और वेक्टर डेटा होता है। रास्टर और वेक्टर डेटा में ये डिफरेंस है कि जो इमेजेस फॉर्मेट में होते हैं वो रास्टर डेटा कहलाता है और जो पॉइंट वाइज डेटा होते हैं वो वेक्टर डेटा होते हैं। तो पॉइंट एक्चुअली में 3-4 टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, दूसरा ये, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक लाइन। तो पहला हो जाएगा पॉइंट, दूसरा होगा लाइन, और तीसरा थर्ड हो जाएगा पॉलीगन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, पहला एक क्या होगा, पॉइंट होगा, और अगर उस पर एक से दूसरे तीसरे को ऐड करते हुए एक लाइन अगर बन रहा है, जैसे कि एक रोड को दिखाना है तो उससे हम लाइन से दिखाएंगे। अगर नहर दिखाना है, कैनाल, तो उसको हम लाइन से दिखाएंगे। मतलब कि जो जिस तरह की जो आकृति होगी उसको शो करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट ऐड करते चले जाएंगे तो लाइन हमें मिलेगा रोड के कंडीशन में या रेलवे लाइन के कंडीशन में या ड्रेनेज कैनाल ETC। तो ये हो जाएगा। और अगर आपको सपोज कि इसमें थर्ड कोई पॉइंट इस तरीके से मिला, इसको आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीगन। तो किसी एरिया, किसी जो प्लॉट है, प्लॉट के पूरे बाउंड्री को अगर आपको टैगिंग करना है तो क्या कहलाया जाएगा, वो पॉलीगन से बनेगा। तो 3 टाइप के बनते हैं, एक तो हो जाएगा पॉइंट, दूसरा होगा लाइन और तीसरा होगा पॉलीगन। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये मैप पर अगर आपको शो करना है तो वो आप किससे शो करेंगे, देखते हैं। लाइन ग्राफ, मैंने पहले बताया कि जो लाइन ग्राफ है उससे आप उस लाइन ग्राफ से आप क्या शो करते हैं,
जिससे आपको एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का कनेक्शन आपको दिखाना हो, तो उससे आप वो आप लाइन से दिखाएंगे। दूसरा, पाई डायग्राम क्या है कि पाई डायग्राम से मतलब ये जो पाई डायग्राम यहां पे बना हुआ है, किसी एक एरिया में क्या वहां पर अकरेंसेस हो रही है, उस चीज को आप पाई डायग्राम से दिखा सकते हैं। वो किसी भी मामले में हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, वहां का सर्विलेंस हो सकता है, वहां का हेल्थ कंडीशन हो सकता है, वहां का पॉपुलेशन साइज हो सकता है इस लोकेशन पे, तो आप पाई डायग्राम से दिखा सकते हैं। बार डायग्राम, ये बार डायग्राम भी आप वैसे ही दिखा सकते हैं। यहां पर आप जैसे बार डायग्राम है ये दिखा सकते हैं, तो पाई या बार, इन दोनों से आप उसके डेंसिटी को या उसके पॉपुलेशन साइज को या वहां की जो सिचुएशन है उसको आप शो कर सकते हैं। बट जो फ्लो डायग्राम है, यहां से आपको समझ में आ रहा है कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए कौन सा मैप पे आप किस जो इसमें है वो कौन सा शो करेगा। तो जनरली आप यहां से समझ जाएंगे कि ये फ्लो डायग्राम से होगा। फ्लो डायग्राम से मतलब अगर एक लोकेशन यहां है और बंदा यहां से यहां तक मूव किया तो ये क्या होगा, फ्लो बन रहा है, फ्लो। तो ये फ्लो डायग्राम से इसमें आप शो करेंगे। इस तरीके की चीजें हैं, ग्राफ से मैंने दिखाया हुआ है। इसी स्लाइड को मैंने अगले वाले भी स्लाइड में लगाया हुआ है, एक मूवमेंट्स का ग्राफ मैंने वहां पे बनाया है, फ्लो चार्ट, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि जितना इंफॉर्मेशन मैंने बताया इतना अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका काम हो जाएगा। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइग्रेशन वॉल्यूम डेटा ऑन जीआईएस मैप। तो ये वॉल्यूम मैप यहां पर लिखा हुआ है। आप इसके अलावा दूसरे टाइप के भी जो पॉइंट्स होते हैं रिलेटेड अदर स्टडीज में, उसको भी यहां पर आपको इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे प्लॉटिंग करना होगा। बबल मैप, ये जो बबल मैप है, साइज ऑफ ईच बबल रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन ऑन द मैप इन द रीजन। ये जो बबल मैप है, एक बड़ा, इतना बड़ा मैप है, एक छोटा मैप है, एक छोटा, और इसे कलर दिए हुए हैं। तो हर ज्योग्राफिकल लोकेशन में उनके अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग जो बड़ा मैप, जो बबल मैप है, जो बबल है, वो बड़े एरिया को दिखाएगा कि वहां पर मूवमेंट ज्यादा हुआ है, मतलब वो उसकी डेंसिटी, वहां पे उसको मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। ये हो गया हीट मैप। हीट मैप ये वाला है, मतलब इट यूजेस कलर इंटेंसिटी टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ डेटा पॉइंट्स। जहां पर डेटा का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, वहां पर जो मैप है, मैप का कलर है, वो बहुत ज्यादा हीट होगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में होगा। डार्कर एरियाज इंडिकेट हायर माइग्रेशन वॉल्यूम। ये माइग्रेशन वॉल्यूम के केस में आप यहां पर समझ सकते हैं। अदरवाइज इस चीज को आप किसी दूसरे से भी रिलेट करके समझ सकते हैं। सपोज हेल्थ में इम्यूनाइजेशन का सेशन आपको देखना है, तो जहां पर डार्क एरिया ज्यादा होगा वहां पर आप इम्यूनाइजेशन जहां पर ज्यादा हुई है उस चीज को शो कर सकते हैं। जहां पर थोड़ा सा लाइट होगा वहां पर इम्यूनाइजेशन का जो सेस होगा वो कम दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको रीडिंग, जैसे लीजेंड पर पढ़ते हैं, टेबल में लीजेंड डालते हैं, वैसे ही ये लीजेंड का काम करता है। तो ये हो जाएगा पाई चार्ट एंड बार चार्ट। ये मैंने इसके थ्रू बताया। फ्लो मैप एंड डायग्राम रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन मैप। तो किसी भी मैप पर जो मूवमेंट अगर दिखाएंगे, किसी भी मामले में ये हो सकता है, पॉपुलेशन का शिफ्टिंग हो सकता है या किसी और भी चीज में, तो अगर मूवमेंट दिखा रहे हैं तो वो फ्लो चार्ट से होगा। नाउ यही 53 नंबर ही क्वेश्चन है। इसको मैंने फिर से इसी आगे के स्लाइड में लगाया हुआ है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो माइग्रेशन मूवमेंट से रिलेटेड है और वो इसका आंसर फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट में जाता है। इसलिए ये जो फिगर है इसको लगाना यहां पर जरूरी हो जाता है। ये एक पूरा मैप है, ग्लोब है, दिख रहा है। यहां पर अलग अलग एरिया में ऐसे ऐसे फ्लो बना हुआ है एरो के साइड से। ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, यहां से इस एरिया में मूवमेंट हो रहा है। सिमिलरली ये एरिया है, इधर मूवमेंट हो रहा है, इधर हो रहा है। अब यहां पर जो फ्लो की साइज जितनी बड़ी होगी वहां पर उस लोकेशन से इस लोकेशन में मूवमेंट ज्यादा होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये इसका हो जाएगा और ये इसका लीजेंड है, वर्ल्ड माइग्रेशन सिंस 1500 ये लिखा हुआ है। और ये मैंने जो फिगर लिया है वो इस वेबसाइट से लिया है, commons.princeton.edu। ये एक वेबसाइट है और यहीं से मैंने इस फिगर को लिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज वाज एसोसिएटेड विथ ब्लैक डेथ एपिडेमिक।
ब्लैक डेथ एपिडेमिक से इसमें से कौन सा एसोसिएटेड है? प्लेग, कोलेरा, स्पेनिश फ्लू और स्मॉल पॉक्स। तो इसमें आंसर प्लेग हो जाएगा। ये 1346 से 1353 तक टोटल 8-9 ईयर्स तक ये रहा और इसको ब्लैक डेथ कहा जाता है। और इस ब्लैक डेथ को प्लेग, ये प्लेग और ब्यूगोनिक प्लेग या तो ब्यूगोनिक प्लेग कहते हैं या पेस्टिलेंस और ग्रेट मोर्टेलिटी, इन 3 नाम से भी इस ब्लैक डेथ को जानते हैं। और ये इस समय में यूरोप में आया था। अभी 2022 में इस पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, एक अच्छा आर्टिकल था। उसमें ये बताया गया था कि ये जो हिस्ट्री में देखने को मिलता है 1346 से 1353, मतलब ये टोटल 7 to 8 ईयर्स का गैप होता है। और इतने ईयर में, मतलब अगर हम इसको 8 साल अगर हम मान लें तो 8 साल के गैप में लगभग 200 मिलियन डेथ हुई थी। लेकिन ये जो रिपोर्ट आया था 2022 में, और इसी वजह से ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है बिल्कुल ऊपर से कि ब्लैक डेथ इसमें से कौन सा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये प्लेग है। तो 2022 में जो रिपोर्ट आया उसमें यह कहा गया कि ये जो अस्तित्व में आया, जो एग्जिस्टेंस में आया, हमें पता चला 1346 में, बट इससे भी 7 साल पहले ये प्लेग आ चुका था और तबाही मचा चुकी थी यूरेशिया और यूरोप जैसे देशों में। तो ये ऊपर की चीजें हैं, ये आप समझ लीजिए। यहां पर एस्टिमेटेड डेथ ऑफ 25 मिलियन पीपुल, ये इस वाले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में टोटल जो 8 ईयर्स में हुए थे उसमें थे, बट ये 25 नहीं था, ये कहीं कहीं मिल जाएगा 25 मिलियन। जो एक्चुअल में जो डेथ हुई थी लगभग 75 से 200 मिलियन तक हुई थी, इतनी इसी 7-8 ईयर्स के ड्यूरेशन में। मतलब एक तरह से वहां की जो पॉपुलेशन थी लगभग 50% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। ये था जो रिसर्च पेपर मैंने बताया, और उस रिसर्च पेपर का यहां पर स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। द सोर्स ऑफ द ब्लैक डेथ इन 14th सेंचुरी सेंट्रल यूरेशिया, ये पेपर का नाम था। और इस पेपर में ही बताया गया था कि जो एग्जिस्टेंस में आया 1346, इससे पहले भी 7-8 ईयर्स पहले भी बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। लगभग 50-60% तक लोग इसके शिकार हुए थे और मारे गए थे प्लेग के द्वारा। और ये हिस्ट्री का, मतलब अब तक का हिस्ट्री का सबसे डेंजरस एपिडेमिक रहा है। रिसर्चर्स क्लेम दैट द ब्लैक डेथ ओरिजिनेटेड इन इसिक-कुल लेक इन किर्गिस्तान अराउंड 1338 to 1339। 38-39 में लगभग ये स्टार्ट हुआ था और ये वाला समय आने से पहले ही बहुत तबाही मचा चुका था। 60% ऑफ द वेस्टर्न यूरोशियन पॉपुलेशन हैड ऑलरेडी अफेक्टेड ओवर इट्स 7-8 ईयर्स कोर्स। इससे पहले मतलब 60% लगभग लोग पहले ही इससे इफेक्ट हो चुके थे। नियरली 500 years long pandemic turned to be the second plague pandemic and is one of the largest infectious disease in world history। ये इस जो पेपर है, इस पेपर में इस चीजों को लिखा गया है, कहा गया है। और अभी जिसे ये पेपर 2022 में पब्लिश हुआ है, रिसर्च आर्टिकल है, और इस पेपर के पब्लिश होने के बाद इस पर ये जो ब्लैक डेथ है, इस पर रिसर्च के कई सारे जो दरवाजे खुल जाते हैं। तो इसमें जो आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में क्लिनिकल ट्रायल में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक की का काम करेगा। ये जो पेपर है, इस पेपर के थ्रू वो और भी उसमें कंट्रीब्यूशन अपना कर सकते हैं और इसके हिस्टोरिकल पार्ट को निकाल सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ये ऐसे है। इसका जो लिंक है मैंने यहां पर लगाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस लिंक को डाल दूंगा। जो इंटरेस्टेड होंगे इसको इस लिंक पर जाकर के पढ़ सकते हैं। मैंने इसको यहीं से लिया हुआ है। नाउ 55 नंबर, Who among the following developed the concept of dual recording system? ये तो बिल्कुल कैजुअल क्वेश्चन है। डुअल रिकॉर्ड सिस्टम किसने डेवलप किया था? चंद्रशेखरन एंड डेमिंग 1949 में। कई बार बताया हुआ है, इसको आपने कर लिया होगा, मुझे मालूम है। एक यहां पर आता है जॉन हजनाल। तो जॉन हजनाल ने कौन सी थ्योरी दी थी? आप कमेंट बॉक्स में फटाफट डाल दीजिए, आपको मालूम होना चाहिए। बाकी एजे कोल एंड सैमुअल एच प्रिस्टन, अगर ये भी मालूम है तो आप बता दीजिए।
आपको भी ये मालूम होना चाहिए। हालांकि इसका जो आंसर है वो सेकंड नंबर चंद्रशेखरन एंड डेमिन 1949 में इन्होंने दिया था। ये जो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, वाइटल इवेंट्स हैव बीन वाइडली एस्टिमेटेड यूजिंग डुअल रिकॉर्ड सिस्टम ड्यूरिंग 1960 एंड 70। 49 में ये मतलब डेवलप हो चुका था, लेकिन ये सबसे ज्यादा सिस्टम कब यूज हुआ था? 60-70 के दशक में। एजुम्पशन इसका क्या है? सीडी, एजुम्पशन ऑफ सीडी मॉडल। सीडी मॉडल का क्या है? चंद्रशेखरन एंड डेमिन मॉडल। चांसेस ऑफ एन इवेंट टू बी मिस्ड बाय द टू डेटा सोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। दो डेटा सोर्स है, एक ही टॉपिक पर उनके डेटा रिलीज हो रहे हैं। सपोज इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे एनएफएचएस है और एसआरएस है, दोनों से आपको टोटल फर्टिलिटी रेट का एस्टिमेट मिलता है। तो दोनों के जो डेटा का सोर्स है वो अलग अलग है, उसके एस्टिमेट, एक ही एस्टिमेट के लिए दोनों के डेटा अलग अलग हैं और इंडिपेंडेंट हैं। तो यही है चांसेस ऑफ एन इवेंट टू बी मिस्ड बाय द टू डेटा सोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन उनका जो टारगेट है टीएफआर को एस्टिमेट करने का वो सेम है, इसलिए उनके जो डेटा पॉइंट है वो अलग अलग हो सकते हैं, उसके जो क्वेश्चनायर के लेवल पूछने के हैं वो अलग अलग, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यूज ऑफ सीडी मॉडल बिकम्स लिमिटेड ड्यू टू रीजन। क्योंकि ये जो 1949 में चंद्रशेखरन एंड डेमिन फॉर्मूला ये आया था डुअल रिकॉर्ड सिस्टम के लिए, क्योंकि जो सिस्टम है, जो डेटा का वेरिफिकेशन पार्ट है वो दो पार्ट में होता था, और इन्होंने इसका मतलब डेवलपमेंट किया था 1949 में। सबसे पहले 60-70 में के दशक में ये यूज हुआ और इसको बाद में फिर हटा दिया गया, मतलब इसको अब यूज नहीं किया जाता है लिमिटेड रीजन की वजह से। वीकनेस ऑफ द स्टैटिस्टिकल एज्यूम्पशन एंड बायसेस इन्वॉल्व इन द एस्टिमेटर्स। इसके एस्टिमेटर में बहुत सारे बायसेस हैं, मैंने देखा नहीं है, मैंने इसको ज्यादा इसके बारे में पढ़ा नहीं है, बट ये ऊपर की जो चीजें हैं ये आप यहां से समझ लीजिए कि इतने से ही मतलब क्वेश्चन बनेंगे, और पहले नहीं बना है इस टाइप के क्वेश्चन। बस यही सब क्वेश्चन आता है। डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या है, कब आया था, किसने इसको डेवलप किया था, कुछ इसमें ये एड ऑन है, आप यहां से समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन है, इसको आप माइग्रेशन से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि माइग्रेशन भी अर्बनाइजेशन पे ही डिपेंड करता है। कंट्री विथ ए कोर सिटी ऑफ एटलीस्ट 50,000 पीपल एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 1,000 पर स्क्वायर माइल। ये जो है ये स्टैंडर्ड मेट्रोपॉलिटन स्टैटिस्टिकल एरिया, इसका ये डेफिनेशन होता है कि किसी भी जिस एरिया का जो पॉपुलेशन है एटलीस्ट 50,000 पॉपुलेशन वहां की हो और जो डेंसिटी हो वो 1,000 पर स्क्वायर मीटर हो, स्क्वायर माइल हो, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड मेट्रोपॉलिटन स्टैटिस्टिकल एरिया। अब ये ए का क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, यहां पर 4th नंबर में मैच हो रहा है। ये आंसर आपका ए का A1, B3, C4 एंड D2, 1, 2 एंड 3 ये नहीं होगा। तो ए का 1 हो गया। बी क्या है? एक्सपेंशन ऑफ एन अर्बन एरिया इनटू ए एडजॉइनिंग कंट्री साइड, ये कहलाता है बी का 3rd, ये हो जाएगा अर्बन स्प्रॉल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1 मिलियन इनहेबिटेंट विद इन कंटूर ऑफ कंटीजियस टेरिटरी, ये होगा अर्बन एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन हो जाएगा। और एनी अर्बन प्लेस विथ मोर देन 10 मिलियन पीपुल। 10 मिलियन पीपुल का मतलब कितना हो गया? 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन में ये 10 मिलियन में 1 करोड़। एनी अर्बन प्लेस विथ मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, ये हो जाएगा मेगा सिटी। तो मेगा सिटी ये होगा, और इसका आंसर क्या होगा? A1, B3, C4 एंड D2। इसमें जो ये जो दिया हुआ है, अगर आपको इस टेबल में से चीजें याद है तो आप ये क्वेश्चन का जो मैचिंग करना है इस मैच को आप कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं अर्बन सेटलमेंट, और दूसरा होता है क्लास टाइप एंड पॉपुलेशन साइज। अर्बन सेटलमेंट में पॉपुलेशन साइज क्या है और क्लास टाइप में पॉपुलेशन साइज क्या है? तो अर्बन सेटलमेंट में अगर टाउन है तो वहां की पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख होगी,
सिटी है तो 1 लाख से 10 लाख के बीच में होगी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है तो 10 लाख से 50 लाख के बीच में होगी, और मेगा सिटी है तो मोर देन 50 लाख होगी। तो मोर देन 50 लाख का मतलब क्या हुआ, यहां पर 1 करोड़ हो रहा था 10 मिलियन, तो मोर देन 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन वो चाहे वो 50 लाख से ज्यादा चाहे कितना भी हो जाए वो कहलाएगा मेगा सिटी। तो इसीलिए ये डी है, डी का आंसर आपका सेकंड हो रहा था, यहां पर फोर्थ नंबर ऑप्शन हो रहा था। अब देखते हैं जो क्लास टाइप है, टोटल 6 टाइप के क्लास होते हैं और इसके पॉपुलेशन साइज के बेसिस पर इनको डिफाइन किया गया है। टाइप 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन हम याद रखने के लिए इसको ऊपर से याद रखेंगे। टाइप 6 5 4 3 2 1, चूंकि टाइप 6 जिसका टाइप जितना बड़ा होगा उसकी पॉपुलेशन साइज उतनी छोटी होगी। तो जो टाइप 6 है वो लेस देन 500 जहां की पॉपुलेशन होगी वो टाइप 6 कहलाएगा। टाइप 5 क्या होगा, 5000 से 9999, ये टाइप 5 में होगा। सिमिलरली टाइप 4 में 10,000 से लेस देन 20, मतलब लेस देन 1 कम होगा, 19,999। टाइप 3 में 20 से 49,999। सिमिलरली टाइप 2 में 50,000 से 1 लाख के नीचे, एंड टाइप 1 में 1 लाख एंड उसके ऊपर। तो ये टोटल 6 टाइप के क्लास होते हैं और जिसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया गया है। तो ये आपका यहां पर टोटल हो जाता है, और ये है क्वेश्चन नंबर 56। नाउ 57, ये स्टेटमेंट और उसके असर्शन के ऊपर बेस्ड है, असर्शन एंड रीजन के ऊपर बेस्ड है। इन इंडिया फीमेल एग्रीकल्चरल वर्कर्स आर डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ये असर्शन है, और रीजन है फीमेल्स डू नॉट ओन लैंड एंड दे वर्क एज अनपेड फैमिली लेबर इन द फार्म। तो जो असर्शन में लिखा है इन इंडिया फीमेल एग्रीकल्चरल वर्क आर डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तो ये बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है और ये सही है कि जो इंडिया में मैक्सिमम जो मेजोरिटी है फीमेल की वो एग्रीकल्चरल लैंड पर है जो लेबरर हैं। तो ये ए सही हो जाएगा, ए तो सही हो जाएगा। और दूसरा फीमेल्स डू नॉट ओन लैंड, और क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, इंडिया का जो सिस्टम है वो फादरहुड का है, या यूं कह सकते हैं कि मेलहुड का है। तो जो भी आप अपने घरों में भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो मेजोरिटीज जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो मेल के नाम पर होते हैं। तो यहां पर ये सीधा ऐसे ही समझ सकते हैं कि फीमेल डू नॉट ओन लैंड एंड दे वर्क एज अनपेड फैमिली लेबर इन द फार्म। तो ये असर्शन तो है और इसका जो रीजन है ये भी सही है। तो इसलिए आपका आंसर यहां पर फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको सही यहां पर मिलेगा, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। इस डॉक्यूमेंट को मैंने टेलीग्राम में अभी थोड़े दिन पहले शेयर भी किया हुआ है, आप उसके फाइल सेक्शन में जाकर के निकाल सकते हैं। PLFS इसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये 2017 में लॉन्च हुआ था। इसका जो नोडल एजेंसी है वो मोस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये नाउ द एग्रीकल्चरल sector has the highest estimated percentage distribution of female workers followed by manufacturing। सबसे पहला क्या है, जो सबसे मैक्सिमम जहां पर है वो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसके जस्ट दूसरा जो नंबर पर है वो मैन्युफैक्चर सेक्टर आता है। तो जो डोमिनेटेड प्लेस है वुमेन लेबर फोर्स का वो एग्रीकल्चर है और दूसरा है मैन्युफैक्चर। और इसमें जो रीजन भी है कि दे डोंट हैव लैंड फॉर फार्मिंग एंड अनपेड फैमिली लेबर इन द फार्म, इस तरीके से। तो ये फीमेल से रिलेटेड ऐसा हो गया, और इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यहां दिखाया गया है मेल फीमेल पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर 2020-21 में। ये जो रिपोर्ट है PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 में ये लॉन्च हुआ था, इसका नोडल एजेंसी मोस्पी है। इसमें 2020 से 21 से 22 एंड 22 से 23 इन तीन को कंपेयर किया गया है, और इसमें जो ब्लू में देख रहे हैं ये मेल है और जो अलग कलर में है ये फीमेल है। तो फीमेल का जो डोमिनेटेड पार्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर में ये 62.2 है, ये आज से 3 साल पहले वाले रिपोर्ट में, 20 से 21 वाले रिपोर्ट में यहां पर 62.2 है, और मेल का है 39.8, और जस्ट ये स्टैग्नेंट रहा है अगले साल, इसके जस्ट अगले साल 62.9। बट अभी 2022-23 में ये इससे थोड़ा सा और बढ़ गया है।
तो 22 से ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि लगभग 1.4 ये बढ़ा है, 1.4। तो फीमेल का एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी लगभग जो पार्टिसिपेशन है 64.3% है, मेल का 37.1% है। तो किसी एक को आप याद रखिए, बाकी 100 में से माइनस कर दीजिए तो आपका दूसरा वाला निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विथ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये तो इतनी बार मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको देखते ही इसको आंसर सही कर देना चाहिए। हालांकि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहां पर मोर पीपुल इन द वर्किंग एज ग्रुप, क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन है वो उनकी संख्या ज्यादा होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से। ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनकी संख्या डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा होती है। तो इसमें ये पहला हो गया। और इसमें एक चीज और है कि जो सेक्स का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है कि मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, दोनों को मर्ज करके होता है। तो मोर पीपुल इन द वर्किंग एज ग्रुप। दूसरा है इंक्रीज इन वीमेन वर्क पार्टिसिपेशन। अभी मैंने बताया कि इसमें सेक्स का कोई भी रोल नहीं है, मेल है या फीमेल है, उसमें हम दोनों को लेते हैं। तो ये वाला बी इसमें कट जाएगा। रिड्यूसिंग जेंडर गैप, यहां जेंडर से रिलेटेड सेक्स का भी आ गया, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों को जब दोनों का अलग अलग पता रहेगा तभी हम जेंडर गैप निकालेंगे। तो ये जेंडर गैप भी यहां से कट जाएगा और ए होगा और इसके साथ में डी होगा। तो यहां पर लिखा है कि नॉट एसोसिएटेड, तो ये बी और सी ये दोनों एसोसिएटेड इससे नहीं होगा। इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड के केस में जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनकी संख्या ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा रोजगार की तरफ वो दौड़ के जाएंगे और वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहेंगे। इसी वजह से क्या है, इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, वो जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होता रहेगा। तो ए और डी ये होगा, बट इंक्रीज इन वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन एंड रिड्यूसिंग जेंडर गैप ये नहीं होगा। तो ये दोनों इसमें से कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर ये बी और सी ये वाला सही हो जाएगा। अब ये जो फिगर है, इस फिगर को अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, वीडियोस को आपने देखा हुआ है, तो इस फिगर को आप देखकर समझ गए होंगे कि ये फिगर मैंने कहां से लिया है। ये फिगर इससे पहले मैंने डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजी करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें अलग अलग जो टर्म्स हैं, अलग अलग जो लेटर्स हैं, उन लेटर्स से स्टार्ट होने वाले जो डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है और वहां इन डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से डिफाइन भी किया है और इसी फिगर को लगाया है। तो आप अगर नए व्यूअर हैं तो उस प्लेलिस्ट को आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक्सप्लोर कर लीजिए और ए बी सी डी ई एफ जी अप टू जेड तक अलग अलग पार्ट में टोटल 13 वीडियोज बने हुए हैं। और वहां से 100%, चाहे आप आज के डेट में एग्जामिनेशन दे रहे हो या आने वाले किसी भी समय में एग्जामिनेशन होगा, तो वहां पर उस एग्जामिनेशन में वहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। इस तरीके से बनाया गया है, तो ये हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से इनकी संख्या ज्यादा होती है। तो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कौन होते हैं, एक तो बच्चे और दूसरे बूढ़े। तो बच्चे में कौन होंगे, 1 से 14 ईयर्स तक के जो पॉपुलेशन है वो होंगे, और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में एक तो ये होंगे और दूसरे जो बूढ़े होंगे ओल्ड एज पॉपुलेशन, वो मोर देन 60 प्लस वाले जो एज के जो होंगे वो होंगे। तो किसी किसी बुक में 60 से ऊपर वाले को भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, 59 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये आप इतना समझ लीजिए कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है और जो चाइल्ड पॉपुलेशन है ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। तो इन दोनों के बीच में जो ये पॉपुलेशन आती है ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जिसको वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। और ये वाली जो पॉपुलेशन है ये इन दोनों के सम से ज्यादा होती है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का निर्माण होता है, सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं। नाउ ये आप यहां पर देख रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल इन विच वर्किंग पॉपुलेशन, यहां पर वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 64 ईयर्स तक को बताया गया है। इसका मतलब कि ये जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है इस कंडीशन में 63 प्लस लिया गया है। सॉरी 60, ये तो 15 से 64 हो गया, ये 65 प्लस लिया गया है। तो ऐसे मतलब किसी किसी बुक में उनके रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये इसके एज लिए गए हैं। इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो 60 या उससे प्लस होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है लार्जर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। सीधा सा मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो वर्किंग एज ग्रुप वाले पॉपुलेशन है, वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन से उनकी संख्या
ज्यादा होती है, तो दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड, और इसमें अपॉर्चुनिटी का निर्माण होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, which among the following are associated with the concept of ecological reserve? इकोलॉजिकल रिजर्व से कौन सा एसोसिएटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ये इकोसिस्टम से रिलेटेड है, बायोडायवर्सिटी एंड उसके एनवायरनमेंट से, ये नंबर हो जाएगा। परपिट्यूशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी हो जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, जब ये दोनों होगा तो ये सी जो है इन दोनों के ऊपर बेस्ड होगा, ये होगा। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म टू बूस्ट लोकल इकोनॉमी, यहां पर इकोनॉमी की बात आएगी ही नहीं, इसलिए ये डी नहीं होगा, ए बी एंड सी ये तीन इसमें एसोसिएटेड हो जाएगा। आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ इकोलॉजिकल जो रिजर्व है उससे रिलेटेड, इकोलॉजिकल रिजर्व्स आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इकोलॉजिकल रिजर्व का होना, एस्टैब्लिश होना जरूरी है। ऑल्सो नोन एज नेचुरल रिसोर्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व। इकोलॉजिकल रिजर्व कंसिडर्स द फॉलोइंग, इकोलॉजिकल रिजर्व कितने पॉइंट को कंसिडर करते हैं? एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर, स्पेशल नेचुरल इकोसिस्टम, प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज, ये सभी इसमें होंगे। अगर ये थोड़ा सा पिक्टोरियल टाइप में होता तो और अच्छे से इसमें प्रेजेंट होता, हालांकि यहां पर लगाया हुआ है, इससे भी आप कोरिलेट करके समझ सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज, कंजर्वेशन एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये सभी है। साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज, ये सभी इसमें पॉइंट आएंगे। इस वजह से डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इकोनॉमी यहां पर आएगा ही नहीं, सिर्फ इकोसिस्टम की बात होगी और नेचुरल इन्वायरमेंट की बात होगी, बायोडायवर्सिटी की बात होगी। इसलिए ए बी एंड सी ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, और ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर है। हाउ मेनी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टारगेट्स आर डायरेक्टली रिलेवेंट टू इंटरनेशनल माइग्रेशन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कितने गोल्स हैं जो कि इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेट करते हैं? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दूं, हालांकि एसडीजी पर मैंने वीडियो किया हुआ है, एक क्या दो तीन किया हुआ है, वो तीनों मोर देन एनफ है आपको एसडीजी के बारे में समझने के लिए। ये थोड़ा सा एक डेटाबेस के ऊपर क्वेश्चन है। एसडीजी 2016 में आया था और इसके सभी गोल को, टारगेट को कंप्लीट करने का जो टारगेट रखा गया है 2030 तक रखा गया है। टोटल इसमें 17 ग्लोबल गोल हैं और उसी 17 ग्लोबल गोल में से टोटल 8 ऐसे गोल हैं जो कि इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेट करते हैं। माइग्रेंट हेल्थ से रिलेटेड ऐसे है। पहला नो पॉवर्टी, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब जो एसडीजी का फर्स्ट नंबर गोल है, थर्ड नंबर गोल है, फिफ्थ नंबर गोल है जेंडर इक्वालिटी, 8 नंबर गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, 10th नंबर गोल है 11, 16 एंड 17। तो ये 8 गोल हैं जो कि इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेट करते हैं, जो कि एसडीजी में गोल हैं। तो इसमें आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ इन द वेक ऑफ 2030 एजेंडा कॉल टू लीव नो वन बिहाइंड, ये 2030 का एजेंडा है, लीव नो वन बिहाइंड। गवर्नमेंट्स आर एनकरेज्ड टू इंटीग्रेट द हेल्थ नीड्स ऑफ माइग्रेंट्स इनटू नेशनल प्लान्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज अक्रॉस सेक्टर। इस एजेंडा में इसके रिलेटेड ये लिखा हुआ है लीव नो वन बिहाइंड, ये एक इसका एजेंडा है और उसमें गवर्नमेंट से ये इंकरेज किया गया है, गवर्नमेंट को इंकरेज किया गया है कि दे इंटीग्रेट द हेल्थ नीड्स ऑफ माइग्रेंट इनटू नेशनल प्लान, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज अक्रॉस सेक्टर्स। ये जो फिगर है आपको मिलेगा आईओएम पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है और यहां जो लिखा है वो भी वहीं पे मिलेगा। कुछ चीजें और रिलेटेड है, आप वहां से पढ़ के समझ सकते हैं। टोटल यहां पर 60 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, जिसमें 51 से 60 तक के क्वेश्चंस को यहां पर मैंने अलग अलग स्लाइड में जो अरेंज किया था समझाने की कोशिश की और मैंने
बताया। तो इसी तरह के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप सबसे पहले उसको देख पाएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।